नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संप्रेषण देखेंगे आज, यानी कि संचार जिसको हम कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो इस पर आज बात करेंगे दोस्तों। और ये जो है आपका टॉपिक, ये उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो आपका खंड फर्स्ट है जिसमें शिक्षण अभिरुचि है, उसमें है ये टॉपिक आपका संप्रेषण वाला। ठीक है, जिसमें टॉपिक है आपका शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण और संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे कम्युनिकेशन की जो विशेषताएं हैं, ये टॉपिक है आपका, जिसमें हम डिटेल में जो है संप्रेषण को समझेंगे दोस्तों। कम्युनिकेशन जिसको हम संचार कहते हैं, क्या होता है संचार, क्या होता है संप्रेषण, और इसका अर्थ, इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों संप्रेषण के प्रकार देखेंगे। और जो संप्रेषण है, जो आपका संचार है, संचार प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसी चलती है, आपने पढ़ा होगा सेंडर टू रिसीवर जो है, कैसे आप संदेश पहुंचाते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ ही हम देखेंगे संप्रेषण यानी कि संचार की विशेषताओं पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है और आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं आज डिटेल में संप्रेषण यानी कि संचार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, संप्रेषण जिसको हम क्या कहते हैं, संचार भी कहते हैं। ठीक है, संचार भी कहते हैं संप्रेषण को। तो अब आप सभी जानते हैं संचार या संप्रेषण किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में समझे दोस्तों, दो व्यक्ति जब परस्पर सामान्य रूप से जो है सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संचार या संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अर्थ इसका। देखिए संप्रेषण जो है आपका, यानी कि कम्युनिकेशन जो है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर जो है शिक्षक और छात्र के बीच में जो है कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये आपका जो है शिक्षा और शिक्षण दोनों की बिना कम्युनिकेशन से जो है कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बात की गई है कि जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, जिसको हम संचार कहते हैं, ये एजुकेशन यानी कि शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। और बिना संप्रेषण के, बिना कम्युनिकेशन के शिक्षा और शिक्षण दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसके कभी पूछा जाता है दोस्तों कि जो है आपका कम्युनिकेशन यानी कि संचार, या जिसे हम संप्रेषण कहते हैं, ये किस भाषा का शब्द है, पूछा जाता है कभी। ठीक है, उसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आपका दिया है मैंने। ठीक है, देखिए संप्रेषण या संचार शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, और इस शब्द की उत्पत्ति जो है दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन यानी कि सामान्य। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें इसमें याद रखें आप। ठीक है, यानी कि जो संप्रेषण है, संचार है, ये अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का जो है, अब अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का जो है ये क्या है, हिंदी रूपांतर है। और इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के किससे हुई है, कम्युनिस्ट से हुई है। इसको याद रखें, आपको पूछा जा सकता है कि संप्रेषण यानी कि जो संचार है, इसको ये जो है किस भाषा का शब्द है, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और उसका अर्थ क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। ठीक है, यानी कि सामान्य। यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर आपका जो है दिया है नीचे, तो इसको आप याद रखें। ठीक है, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुआ इसका। ठीक है, इसका अर्थ होता है कॉमन यानी कि सामान्य। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, संप्रेषण या संचार जो है मानवीय संबंधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो संचार या संप्रेषण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति जो है परस्पर सामान्य रूप से सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे समझें कि जो संप्रेषण है यानी कि जो संचार है, तो किसे कहेंगे हम संचार, यानी कि संचार या संप्रेषण उसे कहेंगे जहाँ पर देखिए मानवीय संबंधों का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, संप्रेषण। और शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो अ, संचार या संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर दो लोग जो है
आपस में परस्पर जो है सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, संप्रेषण जो है प्रेषण करने की विचार विनिमय, यानी कि जो प्रेषक जो भेजता है, ठीक है, करने की विचार विनिमय करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की और दूसरों की बात सुनने की, विचारों की अभिवृत्तियों की तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि जब दो व्यक्ति जो है दोस्तों आपस में जो है सूचनाओं या विचारों का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है, तो उसको हम संप्रेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो विचार विनिमय होगा, ठीक है, वो आपका जो है किसी प्रकार से हो सकता है, ठीक है, या फिर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात सुनने की, ठीक है, या फिर विचारों की अभिव्यक्तियों की तथा सूचनाओं की एवं ज्ञान के विनिमय की, यानी कि आदान प्रदान की, ये एक कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, संप्रेषण कहते हैं जिसे हम, ठीक है, इसको याद रखें, कम्युनिकेशन इसको हम बोलते हैं। सामान्य अर्थ में आप ऐसे समझें कि दो व्यक्ति जब आपस में सूचनाओं विचारों का जो है एक दूसरे पर आदान प्रदान करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, संचार यानी कि कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं उस पर बात करते हैं। देखिए दो परिभाषाएं यहाँ पर दी हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली परिभाषा है आपकी, देखिए कम्युनिकेशन यानी कि संचार या संप्रेषण की जो परिभाषा है, पहली परिभाषा है दोस्तों न्यूमैन एवं समर के अनुसार, समर के अनुसार, ठीक है। देखिए न्यूमैन एंड समर के अनुसार जो है दोस्तों जो आपका संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है, देखिए संचार जो है आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का परस्पर आदान प्रदान है, ठीक है। तो ये याद रखें, किसने कहा है, न्यूमैन एंड समर ने कहा है कि जो संप्रेषण है, जो संचार है, वो क्या है, संचार वो है जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, ठीक है, तथ्यों का परस्पर जो है एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, आप संप्रेषण बोलते हैं या संचार बोलते हैं। ये किसने कहा है, न्यूमैन एंड आपके समर ने कहा है, ठीक है, इसको याद रखें। अगली परिभाषा है दोस्तों थियो हेमिन के अनुसार। देखिए थियो हेमिन ने क्या परिभाषा दी है संप्रेषण की, देखिए संचार या संप्रेषण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो थियो हेमैन के अनुसार जो संचार या संप्रेषण की परिभाषा इन्होंने दी है, क्या दी है, इन्होंने कहा है कि जो संचार या जिसे हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहते हैं, वह क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, हेमैन ने कहा है, इसको याद रखें, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, इस प्रकार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश देने एवं पारस्परिक समझ उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। और संप्रेषण में यानी कि संचार में यह आवश्यक नहीं है कि यह लिखित या वाणी के द्वारा ही संपादित हो, ठीक है, बल्कि हम जो है मौन, हाव भाव, प्रत्युत्तर द्वारा जो है इसे संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों याद रखें कि संचार दोस्तों क्या है, मैंने आपको कई बार बता दिया है, संचार जो है आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश देने एवं पारस्परिक समझ उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। और संप्रेषण में यह आवश्यक नहीं है कि जो है आपका यह लिखित या वाणी से ही संपादित हो, ठीक है, ये जो है आपका हाव भाव और प्रत्युत्तर के द्वारा भी इसको संपन्न किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे चलते हैं दोस्तों, संचार संप्रेषण प्रणाली को देखते हैं, इसमें क्या क्या आपका आएगा। देखिए संचार या कम्युनिकेशन प्रणाली जो है इसमें क्या क्या आता है, देखिए पहला आता है इसमें संचार की विषय सामग्री, ठीक है। तो बात करें संचार की विषय सामग्री की, तो इस बात का जो है विचार कि किसका संचार किया जाना है, ठीक है, किसका संचार किया जाना है, अर्थात संदेश क्या है, और संदेश, आदेश, सूचना, विचार, तथ्य, भावनाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो संचार की विषय सामग्री सबसे पहले इसकी प्रणाली में आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है संचार जो है आपका किसका संचार किया जाए, अर्थात संदेश क्या हो, तो इसका जो है इसमें होता है संचार एवं विषय सामग्री में। दूसरा जो इसकी प्रणाली है, दूसरी प्रणाली है संचार की विधि, ठीक है। हम जो कम्युनिकेशन करेंगे उसका मेथड क्या रहेगा, देखिए संचार कैसे किया जाए, इसमें 4 विधियां हैं। कौन कौन सी ये 4 विधियां आपको पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन मेथड जो है कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला है बोलना,
दूसरा लिखना, तीसरा आचरण करना, चौथा सुनना। ठीक है, यानी कि संचार कैसे किया जाए, इसमें 4 विधियां हैं। ठीक है, बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, ठीक है, आचरण द्वारा कर सकते हैं, सुनने के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है, इसको याद रखना। दूसरा और तीसरा इसकी जो प्रणाली है वो है आपका संचार प्रक्रिया। ठीक है, जिसमें आगे हम अभी बात करेंगे। इसमें इस बात पर विचार किया जाता है कि संचार की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति कौन कौन से कार्य करें। ठीक है, तो 3 चीजें मैंने बताई आपको। ठीक है, तो 3 प्रणाली हैं जो मैंने आपको बताई संचार की। तो संचार की 3 प्रणाली कौन कौन सी हैं, संचार या संप्रेषण की? तो 3 प्रणाली हैं। पहला हम क्या करेंगे, संचार की विषय सामग्री की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा संचार की विधि यानी कि मेथड क्या है, तीसरा संचार की प्रक्रिया कि इसमें इस बात पर विचार किया जाता है कि संचार की प्रक्रिया में यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें शामिल व्यक्ति जो है कौन कौन से कार्य करे। ठीक है, ये आपका किस में आता है, संचार प्रक्रिया में आता है। तो ये 3 जो है संचार संप्रेषण प्रणाली हैं, इनको आप जरूर याद रखें। सबसे पहले संचार की विषय सामग्री, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये विचार है कि इसका जो है मैं इनकी किसका संचार किया जाए, यानी कि अर्थात संदेश क्या हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है आपका रहता है विषय सामग्री। दूसरा संचार की विधि मेथड मैंने बताया, बोलना, लिखना, सुनना, ठीक है, आचरण करना। तीसरा संचार प्रक्रिया, जिसमें ये देखा जाता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें शामिल व्यक्ति कौन कौन से कार्य करें। ठीक है, तो 3 जो है संप्रेषण प्रणाली को याद रखें। चलिए, अब देखेंगे संचार या संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, एक जब 2 लोग जो हैं आपस में जो है कम्युनिकेशन करते हैं तो ये प्रोसेस जो है कैसे चलती है। ठीक है, यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिटेल में देखेंगे। आपका प्रेषक, संकेतीकरण, संदेश माध्यम, संकेतार्थीकरण और संदेश प्राप्ति या प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आप जो स्टेप हैं इनको जरूर याद रखें। ठीक है, देखिए जो संचार या संप्रेषण प्रक्रिया है यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है कैसे होती है। पहले जो है सेंडर यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेषक। उसके बाद प्रेषक के बाद फिर आपका जो है ये कहा जाता है, आपका प्रेषक के बाद इनकोडिंग होती है, संकेतीकरण। उसके बाद आपका संदेश यानी कि मैसेज। उसके बाद संदेश के बाद जो है ये प्रोसेस चलती है मीडियम यानी कि माध्यम, यानी कि संदेश किस माध्यम से जाए। उसके बाद माध्यम के बाद दोस्तों फिर आता है आपका डिकोडिंग यानी कि संकेतार्थीकरण। ठीक है, डिकोडिंग के बाद जो है आपका संदेश प्राप्ति लास्ट, जिसको हम प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं, या आप इसको मैसेज रिसीव्ड कह सकते हैं। आपका लास्ट जो स्टेप है यानी कि सेंडर से लेके, जैसे हम कोई चीज़ भेजते हैं, सेंडर से लेके आपका प्रेषक से लेके जिसको आप भेज रहे हैं। ठीक है, तो जिसको आप भेज रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन की, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने अगर कुछ भेजना है, ठीक है, तो उसमें हम पहले प्रेषक क्या करेगा, सेंडर जो है इनकोडिंग करेगा, संकेतीकरण करेगा। उसके बाद संदेश बनाएगा। संदेश बनाने के बाद उसे किस माध्यम से भेजेगा, माध्यम से भेजने के बाद फिर वो जो है आपका डिकोडिंग होगा, संकेतार्थीकरण होगा उसका। उसके बाद फिर संदेश प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इसको डिटेल में नीचे देखते हैं। इनको आप याद रखें, जो ये आपका स्टेप है इनको याद रखें आप। आपका सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग और फीडबैक या मैसेज रिसीव्ड। ठीक है, इनको याद रखें। चलिए, पहले हम देखेंगे दोस्तों जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें प्रेषक जो होता है सबसे पहले। ठीक है, तो पहला है संचार प्रोसेस में, कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रेषक, सेंडर आप सभी जानते हैं जो भेजने वाला होता है। ठीक है, तो संचार का प्रारंभ या पहल करता, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। संवाद का स्रोत जैसे विचार, भाव, मूल्य, मनोवृत्तियाँ। ठीक है, तो प्रेषक जो है क्या करता है, ये सबसे पहले संचार का प्रारंभ करता है, सेंडर होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है आपका संकेतीकरण। संकेतीकरण का मतलब होता है आपका इनकोडिंग। ठीक है, प्रेषक द्वारा संदेशों को प्रतीक में बदलना। ठीक है, तो संकेतीकरण जो आपका दूसरा स्टेप है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है
प्रेषक द्वारा जो संदेश होते हैं उनको क्या दिया जाता है, उनको जो है प्रतीक में बदला जाता है संकेतीकरण में, इनकोडिंग में। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है आपका तीसरा इसका स्टेप है संदेश। ठीक है। तो देखिए संदेश से पहले उसने क्या किया, जैसे कोई भी सेंडर है तो प्रेषक द्वारा जो संदेश हैं उनको प्रतीक में बदला। उसके बाद फिर क्या किया, संदेश यानी कि मैसेज में संकेतीकरण की प्रक्रिया का परिणाम संदेश है। ठीक है। आपने संकेतीकरण कर दिया, इनकोडिंग कर दी, उसके बाद जो है आपका संदेश होगा फिर। ठीक है। तो आपका जो संकेतीकरण की प्रक्रिया है तो ये का परिणाम है संदेश का, तो यह लिखित या मौखिक हो सकता है। ठीक है। यानी कि जो ये संदेश है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। ठीक है। इसको आप याद रखें। तो संकेतीकरण की प्रक्रिया का परिणाम ही संदेश है। ठीक है। तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। पहला सेंडर प्रेषक, उसके बाद इनकोडिंग संकेतीकरण, उसके बाद आपका संदेश। ठीक है। अब संदेश के बाद क्या होगा, देखिए संदेश के बाद माध्यम। ठीक है। तो देखिए सेंडर ने जो मैसेज जो है लिखा है या बनाया है जो भी है, तो उसको किस मीडियम से वो भेजेगा। ठीक है। तो माध्यम जो है आपका, माध्यम संदेश का वाहक है। ठीक है। आप सभी जानते हैं। और माध्यम कई प्रकार के हैं। ठीक है। आमने सामने, टेलीफोन के द्वारा, दूरभाष के द्वारा, समूह प्रणाली या बैठक के द्वारा, किसी भी माध्यम से जो है आप संदेश भेज सकते हैं। ठीक है। तो माध्यम हो गया। उसके बाद माध्यम के बाद क्या आएगा, माध्यम के बाद अगला जो स्टेप है वो है आपका संकेतार्थीकरण, जिसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। तो डिकोडिंग में क्या होता है, जब संदेश प्राप्त करने वाला यानी कि प्रापक तक पहुंचता है, जो संदेश प्राप्त रिसीवर तक पहुंचता है, तब वह जो है इसका कूटानुवाद करता है, यानी कि जो संदेश है उसको देखता है, पढ़ता है और संदेश का अर्थ व उद्देश्य समझता है। ठीक है। क्लियर हो गया। प्रेषक ने सपोज दैट कोई पत्र लिखा। ठीक है। पत्र लिखने के बाद फिर क्या किया, सेंडर ने इनकोडिंग किया यानी कि संकेतीकरण किया। ठीक है। यानी कि जो संदेश हैं उनको प्रतीक में बदला। ठीक है। उसके बाद प्रतीक में बदलने के बाद फिर क्या किया, फिर जो है संकेतीकरण करने के बाद संदेश लिखा। ठीक है। संदेश लिखने के बाद फिर माध्यम चुना। ठीक है। यानी कि संदेश लिखने के बाद फिर मीडियम यानी कि माध्यम से उसको फिर भेजा, चाहे वो आपका टेलीफोन माध्यम हो, आपका दूरभाष हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो मीडियम माध्यम के बाद फिर क्या होगा, माध्यम के बाद फिर संकेतार्थीकरण होगा। संकेतार्थीकरण का मतलब होता है डिकोडिंग, यानी कि जिसके पास लेटर, जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, उसके पास लेटर पहुंचेगा, पत्र पहुंचेगा। ठीक है। पत्र पहुंचेगा और वो पत्र का कूटानुवाद करेगा, देखेगा और संदेश का अर्थ और उद्देश्य समझेगा। ठीक है। डिकोडिंग में उसके बाद लास्ट आता है आपका संदेश प्राप्ति। ठीक है। तो लास्ट क्या है, संदेश प्राप्ति, यानी कि जिसको हम क्या पढ़ते हैं, फीडबैक कह सकते हैं, मैसेज रिसीव्ड कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए संदेश प्राप्ति की पुष्टि या प्रतिपुष्टि से पता चलता है कि इसका प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में फिर जो मैसेज है वो किसके पास पहुंचता है, रिसीवर के पास पहुंचता है। ठीक है। और रिसीवर जो है इसमें क्या करता है, संदेश प्राप्ति की पुष्टि या प्रतिपुष्टि, फीडबैक देता है। ठीक है। बताता है कि आप पत्र जो है मिल चुका है। ठीक है। और इसका प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है ये भी इसमें देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोसेस है दोस्तों कम्युनिकेशन की, इजी सी है आपका। ठीक है। आप समझ चुके होंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार प्रक्रिया है या जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कैसे चलती है, इसके आपको 20 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि डिकोडिंग से पूछ दिया जाता है, इनकोडिंग से पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इसको आप स्टेप वाइज याद रखें। प्रेषक सेंडर जो है, जैसे आप या मैं जो है, हमने लेटर लिखा या पत्र लिखा कोई। ठीक है। उस पत्र को हम क्या करेंगे, हम क्या हो गए, सेंडर हो गए। ठीक है। हम किसी दूसरे को भेजेंगे। ठीक है। वो रिसीवर हो गया। ठीक है। तो देखिए हमने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद क्या किया, उसको इनकोडिंग किया, संकेतीकरण किया। ठीक है। इनकोडिंग करने के बाद, लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, मैसेज को क्या किया, संकेतीकरण की प्रक्रिया का परिणामी संदेश है, फिर हमने उसको लिखित या मौखिक रूप दिया। ठीक है। उसके बाद मैसेज यानी कि लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर माध्यम, फिर हम माध्यम चुनेंगे कि किस माध्यम से हमने जो है अपना संदेश रिसीवर तक पहुंचाना है। ठीक है। वो कोई भी माध्यम हो सकता है आपका, आमने सामने हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, दूरभाष के माध्यम से हो सकता है, या बैठक के माध्यम से हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद
माध्यम के बाद क्या आएगा, पत्र हमने जो है भेज दिया, ठीक है। फिर जो है संकेतार्थीकरण होगा, यानी कि जहां हमने भेजा है, ठीक है, जिसको भेजा है वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो रिसीवर है उसके पास पहुंचता है पत्र, और तब वह क्या करेगा, इसका कूटानुवाद करेगा, इसको देखेगा और इस संदेश का अर्थ को समझेगा, ठीक है, उसके उद्देश्य को समझेगा, ठीक है। तो डिकोडिंग करने के बाद लास्ट स्टेप आता है आपका संदेश प्राप्ति, या प्रतिपुष्टि कह सकते हैं, फीडबैक कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो संदेश प्राप्ति की पुष्टि या प्रतिपुष्टि से पता चलता है कि इसका प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि हमने जिसको पत्र भेजना था उस तक वो पत्र पहुंच चुका है, ठीक है। और पहुंचने के बाद उसने पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो उसके बाद वो प्रतिपुष्टि देगा, यानी कि फीडबैक देगा, ठीक है, और बताएगा कि पत्र पहुंच चुका है। और ये देखा जाता है कि उस पत्र का प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा संचार प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये है आपका संचार या संप्रेषण के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे अभी डिटेल में, मौखिक संचार, लिखित संचार, अमौखिक संचार, औपचारिक या अनौपचारिक संचार, अंतर वैयक्तिक संचार, ये काफ़ी पूछा जाता है, अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है, और जन संचार, ठीक है। तो ये 7 प्रकार मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको संचार के, संप्रेषण के, ठीक है। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम मौखिक संचार कहते हैं। दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, आपका लिखित संचार। तीसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम अमौखिक संचार कहते हैं। और चौथा है आपका औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार, जिसको हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये देखिए याद रखें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसको याद रखें, हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और छठा है आपका अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक को क्या बोलते हैं हम, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रा आपका अंतर्वैयक्तिक और इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। और सातवां है आपका मास कम्युनिकेशन, जिसको हम जन संचार कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार 2, और औपचारिक और अनौपचारिक संचार, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं ज़्यादा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं इनको, ठीक है। चलिए पहला है दोस्तों मौखिक संचार, ठीक है। तो देखिए मौखिक संचार पहला प्रकार है, ठीक है। तो मौखिक संचार, जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, इजी है मौखिक, ठीक है। तो देखिए किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेषित करने से है, ठीक है। तो मौखिक संचार किसे कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता को क्या करना, प्रेषित करना, यानी कि भेजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौखिक संचार बोलते हैं, ठीक है। जो सूचनाएं या संदेश लिखित ना हो वरन जुबानी कहे गए हों, उन्हें हम मौखिक संचार कहते हैं, ठीक है। यानी कि मुख से उच्चारण कर संवाद जो है आपका प्राप्तकर्ता को भेजना क्या कहलाता है, मौखिक संचार कहलाता है, इनकी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो आमने सामने दिए गए आदेश, रेडियो द्वारा संचार, दूरदर्शन, दूरभाष, संयुक्त विचार विमर्श, साक्षात्कार आदि। तो देखिए मौखिक संचार में क्या क्या आता है, आप समझ चुके होंगे। मौखिक संचार किसे कहेंगे, मौखिक संचार जो है दोस्तों संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता यानी कि जो रिसीवर है उसको भेजना क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो सूचना या संदेश जो है लिखित ना हो वरन जो है जुबानी कहे गए हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मौखिक संचार कहते हैं, ठीक है। तो आमने सामने आपका मौखिक संचार होता है, दिए गए आदेश रेडियो द्वारा, ठीक है, द्वारा संचार, दूरदर्शन द्वारा, ठीक है, मौखिक संचार, दूरभाष, संयुक्त विचार विमर्श आपका मौखिक संचार में आता है, इंटरव्यू साक्षात्कार जो है किस में आता है, मौखिक संचार में आता है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो इनको याद रखें, क्लियर है। मौखिक संचार आप समझ चुके होंगे, वर्बल कम्युनिकेशन
ठीक है। चल, उसके बाद दूसरा है लिखित संचार। ठीक है, तो लिखित संचार की बात करें दोस्तों, रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो लिखित संचार वह है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है। इजी है। ठीक है, यानी कि हम लिखित रूप में जब कोई संदेश, कोई सूचना को दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं, दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, तो उसे हम लिखित संचार यानी रिटन कम्युनिकेशन उसको हम बोलते हैं। जैसे आपका हैंड बुक्स हो गया, ठीक है, डायरियाँ, समाचार पत्र हो गए, मैगजीन और व्यवहारिक पत्रिकाएं, प्रतिवेदन और अध्यादेश आदि। ठीक है, ये किस में आते हैं? लिखित संचार में आते हैं। समझ चुके होंगे लिखित संचार किसे कहेंगे? रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, लिखित रूप में अगर हम कुछ चीज, आपका संदेश, सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं तो क्या हो गया? आपका लिखित संचार हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, जैसे आपके डायरियाँ हो गई, समाचार पत्र हो गए, ठीक है, और मैगजीन होगी, व्यवहार पत्रिकाएं, प्रतिवेदन, अध्यादेश। ठीक है, ये किसमें आए? सारे ये लिखित संचार में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको ऐसे समझें कि हम जो है जब कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करने में जब हम लिखित रूप में अगर कुछ चीज़ जो है दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं लिखित रूप में, तो उसे हम लिखित संचार कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चल, अगला दोस्तों तीसरा प्रकार है अमौखिक संचार। ठीक है, तो अमौखिक संचार को कैसे समझेंगे? अमौखिक संचार जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अमौखिक संचार दोस्तों हाव भाव के द्वारा जो है कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, इशारों इशारों में जब एक आदमी दूसरे से जो है बातें करता है उसको हम अमौखिक संचार में लाते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे। ठीक है, यानी कि इशारों से, हाव भाव से, ठीक है, आँखों से, ठीक है, चेहरे के भाव से अगर हम कोई चीज़ जो है दूसरे पर जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम इसे क्या कहते हैं? अमौखिक संचार कहते हैं, यानी कि नॉन वर्बल कहते हैं। ठीक है, देखिए, इस संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमौखिक रूप से सूचना को प्रदान करता है। ठीक है, जैसे आपका शारीरिक हाव भाव के द्वारा। ठीक है, तो इस संसार में शारीरिक हाव भाव के माध्यम से संचार को प्रेषित किया जाता है। ठीक है, देखिए, इस संचार में जो है, या इस कम्युनिकेशन में क्या होता है? अमौखिक आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, इसमें शारीरिक हाव भाव के माध्यम से आपका जो है कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और जिसे प्राप्तकर्ता जो है अमौखिक रूप से सरलता से समझ जाता है। यानी कि जो रिसीवर होता है वो जो है हाव भाव और चेहरे का भाव, आँखें, ये सारी चीज़ें जो हैं रिसीवर समझ जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को हाव भाव से जो है कम्युनिकेशन किया, यानी कि चेहरे के भाव से, आँखों से, ठीक है, आँखों से इशारा करके, हाथ से इधर-उधर, हाथ इधर-उधर घुमा के, कुछ भी किसी भी भाव में जो है बात करा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। और जिसको कहा है, ठीक है, जिसको शारीरिक हाव भाव से कहें, चेहरे के भाव से कहें, जो कम्युनिकेशन किया है, ठीक है, दूसरा जो रिसीवर होता है वो उसको सरलता से समझ जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये इसे हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कहते हैं। ठीक है, जैसे चेहरे का भाव हो गया, आँखों तथा हाथ का इधर उधर घूमना आदि के द्वारा भावनाओं, संवेगों इत्यादि को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अमौखिक संचार आप समझ गए। ठीक है, अगर 2 व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं कम्युनिकेशन? हाव भाव से करते हैं, चेहरे के भाव से करते हैं, आँखों से आपस में जो है कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? अमौखिक आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें जो रिसीवर होता है, ठीक है, वो जो है सारी जो ये भाव हैं उनको समझ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तीसरे के बाद देखिए चौथा जो है, चौथा है आपका औपचारिक संचार। ये ईज़ी है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, औपचारिक संचार जिसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? औपचारिक संचार किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। किस व्यक्ति को किसको और किस अंतराल में सूचना देनी चाहिए, यह किसी संस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के मध्य जो है संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझें कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो संस्थाओं में चलती है। ठीक है, संस्थाओं की बात करें, जैसे आपका विद्यालय है, कॉलेज है, ठीक है, ठीक है, विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में सपोज दैट प्रबंधक ने जो है,
ठीक है। प्रबंधक ने कोई सूचना जो है आपको कोई आप सूचना किसको दी, प्रधानाचार्य को दी, ठीक है। प्रधानाचार्य ने ये सूचना जो है किसको दी, प्रधानाचार्य ने टीचर्स को दी, ठीक है, शिक्षकों को दी, ठीक है। और शिक्षक ने फिर ये सूचना बच्चों को दी। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझा आप, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो संस्थाओं में ज़्यादा जो है प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हेड होता है ये समझ लें वो सूचनाओं को नीचे को प्रेषित करता है, भेजता है, ठीक है। यानी कि जो हेड होगा वो अपने से नीचे वाले को भेजेगा, वो नीचे वाला अपने से नीचे वाले को भेजेगा। तो ऐसे ही जो है लास्ट तक जो है ये आपका संचार चलेगा, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक संचार। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया विद्यालय का, ठीक है। विद्यालय का प्रबंधक हेड होता है, ठीक है। प्रबंधक जो है क्या करेगा, अगर उसे कोई सूचना देनी है तो प्रधानाचार्य को देगा, प्रधानाचार्य शिक्षकों को देगा, शिक्षक फिर बच्चों को देंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर है। चल अगला है पांचवा दोस्तों अनौपचारिक संचार, ठीक है। अभी आप फॉर्मल आपने पढ़ा ऊपर, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो अनौपचारिक किसे कहेंगे आप, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से बात करने की आज़ादी होती है, ठीक है। कोई किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। यानी कि एक कर्मचारी हेड से बात कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी किसी से बात कर सकता है, ये समझ जाए आप, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। औपचारिक मैंने आपको ऊपर बताया भी, औपचारिक जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो संस्थाओं में ज़्यादा चलता है, आपका संस्थाओं में होता है ज़्यादा। तो औपचारिक जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें ऊपर से लेके नीचे को जो है संदेश प्रेषित होता है, भेजा जाता है। और जो अनौपचारिक आपका जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें दोस्तों ऐसा होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से भी क्या कर सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए आगे छठा देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से आपका पूछा जा सकता है, इसको याद रखें। अंतरवैयक्तिक संचार, ठीक है। तो अंतरवैयक्तिक संचार जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखें, इंग्लिश में इसको याद रखें, ठीक है। हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अंतरवैयक्तिक संचार जो है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है क्या होता है, ठीक है। देखिए अंतरवैयक्तिक संचार वह है जिसमें संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता यानी कि आपके सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक है। याद रखें इसको। दूसरा, अंतरवैयक्तिक संचार लिखित अथवा मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है, इसको भी याद रखेंगे। लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लिखित रूप में बात करें तो पत्र, डायरी इत्यादि, ठीक है। और मौखिक रूप में बात करें तो आपका टेलीफोन, आमने सामने की बातचीत इत्यादि शामिल कर सकते हैं, ठीक है। बात करें अंतर वैयक्तिक संचार जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक फिक्स आपका जो है संख्या होती है जिसमें हम अपनी बातों को क्या करते हैं, अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को जो है परीक्षित करते हैं। जैसे आप ऐसे समझ जाएं, एक अध्यापक है, ठीक है, शिक्षक है, उसकी कक्षा में दोस्तों आपके 40 आपके बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है। बात करें, देखिए एक कक्षा है जिसमें 40 बच्चे हैं और एक शिक्षक है। तो शिक्षक जो है सूचनाओं को, संदेशों को जो है सारी चीज़ें बच्चों को बताता है, ठीक है, पढ़ाता है बच्चों को। तो ये 40 बच्चों तक ही जो है ये जो है चीज़ रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको भी आप क्या कह सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। जैसे आज के समय में देखिए सभी लोग चैट करते होंगे, ठीक है। तो चैट ग्रुप होते हैं, उसमें हम चैट करते हैं, ठीक है, लिखित मौखिक दोनों रूपों में। तो देखिए इसमें क्या होता है, चैट करते हैं तो वहाँ पर एक लिमिट होती है, यानी कि उस चैट में जो है जितने भी ग्रुप होगा, चैट ग्रुप, तो उसमें उतने लोगों के बीच में ही जो है हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रहेगा, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, अंतरवैयक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि कक्षा में अगर एक टीचर जो है बच्चों को कुछ भी बता रहा हो, सूचना वगैरह या कुछ भी पढ़ा रहा हो, तो ये 40 बच्चों उसकी जो क्लास में हैं, तो ये आपका कैसा संचार होगा, ये आपका होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, ये लिखित और मौखिक दोनों रूप में हो सकता है, ठीक है। और लिखित की बात करें तो लिखित में आपके पत्र, डायरी वगैरह, ठीक है। और मौखिक रूप में कहें तो टेलीफोन के माध्यम से आमने सामने बातचीत, ठीक है। क्लियर है। चलिए
अब समझेंगे इसको आप, जब आपका आएगा अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर थोड़ा जो है आपका कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप क्लियर कर लें। ठीक है, देखिए मैंने भी आपको बताया कि अंतर्वैयक्तिक संचार इससे पहले, जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उसकी एग्जाम्पल के हिसाब से आप उसको याद रखें। ठीक है, मैंने चैट ग्रुप का एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है, स्कूल का दिया, ठीक है, जिसमें टीचर बच्चों को कक्षा में पढ़ाता है, ठीक है, वो भी आपका किस में आता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं 40 बच्चे ही हैं या 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे जो भी हैं। ठीक है, क्लियर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, अब यहाँ बात करें दोस्तों, 7वां नंबर जो है आपका अंतर्वैयक्तिक, जिसको इंट्रापर्सनल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इंट्रापर्सनल याद रखें इसको, इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक। इसमें क्या होता है, देखिए, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के द्वारा स्वयं के बारे में सोचता है या स्वयं से प्रश्न करके स्वयं ही उत्तर प्राप्त करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार को हम आत्मचर्चा या आत्ममंथन भी कहते हैं। आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, किस कम्युनिकेशन, किस संचार को हम जो है आत्मचर्चा कहते हैं, आत्ममंथन कहते हैं, तो आंसर रहेगा आपका अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट। देखिए अंतर कितना है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, मैंने आपको जो इंटरपर्सनल है वो बताया। ठीक है, तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में अंतर है। देखिए जो इंट्रापर्सनल है यानी कि जो आपका जो अंतर जो व्यक्तिक है, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के द्वारा स्वयं के बारे में सोचता है या स्वयं से प्रश्न करता है। ठीक है, खुद से प्रश्न करना और खुद ही जो है उसका उत्तर प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि अपने से ही बात करना। ठीक है, खुद से ही प्रश्न कर रहा है और खुद ही जो है उत्तर भी दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे अंतर्वैयक्तिक संचार। क्लियर है, और इस कम्युनिकेशन को दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, तो अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को ही जो है दोस्तों आत्मचर्चा और आत्ममंथन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको सीधा डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया, अंतर्वैयक्तिक आप समझ चुके होंगे, यानी कि खुद से ही प्रश्न करना और खुद ही उनका उत्तर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर है, चलिए उसके बाद अगला है दोस्तों 8वां नंबर जन संचार, जिसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं, मास कम्युनिकेशन, जन संचार। तो जन संचार दोस्तों संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी संदेश अनेक माध्यमों के द्वारा जो है जन समुदाय तक पहुंचाया जाता है। जैसे आपका समाचार पत्र हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, सोशल साइट्स हो गए, न्यूज चैनल हो गए, तो ये इसमें आते हैं आपके जन संचार में। ठीक है, तो ये जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से जो है सूचनाओं को जन समुदाय तक पहुंचाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन यानी कि जन संचार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखते हैं संप्रेषण की कुछ विशेषताएं हैं, इन पर बात करते हैं। देखिए संप्रेषण की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता क्या है, देखिए पहली विशेषता है संप्रेषण यानी कि संचार जो है, संचार प्रक्रिया एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है एक जो है उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है। दूसरा, संप्रेषण एक जो है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा संप्रेषण में एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के साथ जो है संबंध यानी कि पारस्परिक संबंध स्थापित करता है, तो ये भी एक प्रक्रिया है संप्रेषण की। उसके बाद देखिए जिसमें दो पक्ष होते हैं, मैंने बताया आपको सेंडर और रिसीवर होते हैं। ठीक है, एक संदेश देने वाला जिसको हम क्या बोलते हैं, संदेश देने वाला सेंडर, तो दूसरा होता है संदेश ग्रहण करने वाला यानी कि रिसीवर। ठीक है, दो पक्ष होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा है इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि आप विचार विमर्श या जो सूचनाएं हैं उनको आदान प्रदान करना, ठीक है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पांचवा देखिए प्रभावशाली संप्रेषण, यानी कि जो आपका प्रभावशाली संप्रेषण है उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। ठीक है, यानी कि संप्रेषण जो है जितना अच्छा होगा, कम्युनिकेशन जो है जितना अच्छा होगा, ठीक है, अगर कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, शिक्षण भी यानी कि टीचिंग भी उसकी जो है उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, उसको भी याद रखें। देखिए संप्रेषण जो है
मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है। यानी कि जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, वो मानवीय तथा सामाजिक जो वातावरण है उसको बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी दोस्तों ये, इनको याद रखें आप कि जो कम्युनिकेशन है वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या है, एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला सेंडर और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला जिसको हम रिसीवर कहते हैं, यानी कि प्राप्तकर्ता। ठीक है, चौथा मैंने बताया इसमें चौथा आपको क्या बताया, इसमें विचार विमर्श तब विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। ठीक है, और मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य भी करता है संप्रेषण। ठीक है, संचार। क्लियर है? तो दोस्तों ये था, आज हमने देखा संप्रेषण यानी कि संचार, कम्युनिकेशन, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का अर्थ जाना। ठीक है, कम्युनिकेशन की परिभाषाओं पर बात की, और साथ ही साथ हमने जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस देखी, और उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के प्रकार देखे सारे। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन की यानी कि संचार की विशेषताएं हमने देखी संप्रेषण की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।